हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह उदावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सिक्कर। आज अपन डिस्कस करेंगे 2024 का सेकंड फिजिक्स का पेपर। तो करने का मेथड ये रहेगा कि अपन पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और अपनी थीम क्या रहेगी। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, तो वो मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बता दूंगा क्या क्या आपने किया है। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। A region in the form of equilateral triangle of the length height L has uniform magnetic field B pointing in the plus Z direction. A conducting loop PQR in the form of the equilateral triangle of the same height L is placed in the XY plane with the vertex P at x is equal to 0. ये दिख रहा है, ये vertex P और x is equal to 0 as shown in the figure. डायग्राम में आपको सारा दे रखा है। आगे दे रखा है at equal to 0 loop start entering the region of the magnetic field with uniform velocity V along the plus x direction. The plane of the loop and the orientation remain unchanged. Orientation हमेशा वो का भी रहता है। इन्होंने x को नीचे होना है, वो y है, और ये बार साइड है वो z है। तो आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन का ग्राफ कौन सा राइट है। अब बात सुनना ध्यान से भाई। इंड्यूस ईएमएफ का अपन को बेसिक पता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल के लिए बताओ कि सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर ये कोई एंटर कर रहा है ऐसे, तो इसकी ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, बीवीएल। ठीक है, ये करते हैं। तो जब ये ऐसे एंटर करेगा तो इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो ये रहेगी। तो इसका मतलब ये लेंथ जो है वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी। अब ये कब तक इंक्रीज होती रहेगी, एक तो बात भी है वो है। अच्छा, यहां से एक बात ग्राफ में दी, आप देखो ग्राफ ABCD, कई बार क्या होता है ग्राफ में आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि सब स्टार्ट ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव में, तो वो अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हाँ, ग्राफ में ये बहुत जरूर है कि इन सभी केस के अंदर, चार के अंदर, कि ईएमएफ है वो लेंथ एल तक इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ एल तक तो अपन को चेक भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब लेंथ एल का मतलब है कि ये जब लूप ऐसे आ जाएगा, मतलब ये लूप ऐसे आ जाएगा, तब तक तो अपन को चेक भी नहीं करना है। इसका मतलब देखो, जब ऐसा आएगा ना तो ये जो लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा पर। अब आगे वाला सिनेरियो क्या होगा वो मैं बता देता हूं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे वापस बनाता हूं और ये ऐसे निकल जाएगा आगे थोड़ा सा। तो अब इसकी इफेक्टिव लेंथ एक तो ये वाली काउंट होगी और एक ये वाली काउंट होगी। देखो स्टार्ट में डेफिनेटली ज्यादा रहेगी क्योंकि ये वाली थी, ये थोड़ी कम रहेगी। तो ईएमएफ अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ईएमएफ डिक्रीज होने वाला केस देखूंगा तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये वाला केस तो गया, ये तो बोल रहा है कि सीधी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब तीन अगले जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें बोल रहा है कि ये 3L/2 से पहले डायरेक्शन चेंज क्यों बोल रहा है। ये बोल रहा है ये डायरेक्शन कभी चेंज होगी नहीं ईएमएफ की, और ये बोल रहा है कि 3L/2 पर ही चेंज होगी। अब डायरेक्शन तब चेंज होती है जब फ्लक्स जो है, जो लगातार अभी इंक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज होने लग जाए। जब फ्लक्स मैक्सिमम तब रहेगा जब एरिया मैक्सिमम है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा बेसिक यूज करें तो मैं अगले पेज में चलता हूं। ये वाला जो केस है, ये वाला एरिया जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, ये वाला एरिया मैक्सिमम नहीं रहेगा, ये वाला भी नहीं रहेगा, ये वाला सबसे मैक्सिमम एरिया ये वाला रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि डायग्राम ऐसा बनेगा, मतलब ये सब बराबर हो जाएंगे, उस समय एरिया मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स में मैक्सिमम रहेगा, इसके बाद फ्लक्स डिक्रीज होने लग जाएगा। तो अब देखना है कि अपन को तब तक कितना चला है। तो देखो ये बराबर है, तो ये हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, L/3। तो पहले L ऑलरेडी चल चुका है, ये L/3, दैट इज 4L/3। तो 4L/3 के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो यहां पर आएगा 4L/3। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ना 3L/2 दिया है, तो कोई बात नहीं, 3L/2 से 4L/3 पहले आता है, तो वो केस देख लो। तो ये इसका राइट आंसर हो गया कि 4L/3 के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ए पार्टिकल ऑफ मास m is undergoes the influence of the gravitational field of body of mass m। एक कोई बॉडी है जिसका मास m है और इसके सराउंडिंग के अंदर एक मास घूम रहा है m। द पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r0। ये आपको दे दिया है कि इसकी रेडियस r0 है एंड टाइम नॉट t0। अब अपन को पता है t0 का फॉर्मूला होता है
टी नॉट का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर जी एम आर नॉट का क्यूब। ठीक है। देन द particle is subjected to an additional central force corresponding to the potential energy। एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, इसका जो फोर्स था उसके एक्स्ट्रा, इसके बीच में कौन सा फोर्स था, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उसके अलावा एक और फोर्स आ रहा है उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। तो अपन को बताया कि अपन को फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी आई आर। तो यहां से अपन फोर्स फाइंड कर लेंगे, वो अगले मैं बता दूंगा। ठीक है। where alpha is positive constant of the suitable dimension and r is the distance from the center of the orbit if the particle move in the same circular orbit। अब बोला है कि सेम टू सेम ऑर्बिट में वो यदि रोटेट करने लग जाए तो उसका जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द एम एन इन दोनों कारण, तो न्यू टाइम पीरियड है वो T1 हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सिंपल सा है, आपको नया फोर्स लिखना है और एम ओमेगा स्क्वायर आगे यूज करना है। तो चलो अपन चलते हैं अगले पेज पे। एक मेथड तो मतलब बता दिया। देखो जब हमने उसको डायमेंशनली उसको किया तो ये दो फोर्स आने लगे, जी एम एम आर नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैपिटल एम उसको मानना है, 3 अल्फा एम आर नॉट और ये एम वी स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी कैसा आएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। मैं यहां से यूज करूंगा तो ठीक है, आर नॉट से ये कट के ये अपने पास आ गया टी। ये अपन को टी नॉट मैंने इसमें बता दिया था। अब आपको बोला है कि T1 का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय T1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। इसको अपने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया 3 अल्फा बाई जी एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, a metal target with atomic number Z46 is bombarded with the high energy electron beam. The emission X-ray from the target is analyzed. The ratio R एक नाम दिया है, of the wavelength corresponding to K alpha। अब K अल्फा की वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, K अल्फा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट Z माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4। ये भी कांस्टेंट है तो इसको अपन एक कांस्टेंट की टर्म में लिख सकते हैं। तो एक तो आ गया ये, एंड कट ऑफ इज फाउंड टू बी आर। नो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, तो कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग, जो वेवलेंथ होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। तो समथिंग कांस्टेंट इनटू ईवी नॉट। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आपको खैर पता ही होगा। तो इनका रेशियो है वो 2 पर है, मतलब किसका, इस वेवलेंथ का और इसका। तो आप यदि ध्यान से नोटिस करो तो इस वेवलेंथ का और इस वेवलेंथ का जो रेशियो आ रहा है वो जेड पर डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बोला 2। अब सेम इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड विद मेटलिक टारगेट इतना Z41 के लिए, तो इस आर का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था, अल्फा के लिए सब कांस्टेंट करके लिख दिया ये, और कट ऑफ लेंथ होता है एसिड बाय ईवी। इनका जो रेशियो है वो ये आ गया इनवर्स Z माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको बोला है कि किसके लिए आर है 2, आर वैल्यू किसके लिए 46 वाले के लिए, आर इज 2 4 46। तो आपको आर पूछा है किसके लिए, फॉर Z इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो अब अपन इसको यूज कर लेते हैं आगे। तो ये वाला यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, x ये 2 पुट कर दिया, ये आ गया 2.25। नेक्स्ट, a thin strip insulated metal wire is bent into the circular loop with its 2 ends extending tangentially from the same point of the loop. The wire loop has mass m and radius r and it's the uniform vertical magnetic field V naught। एक magnetic field ऊपर है, इस डायरेक्शन है, as shown in the figure. Initially it hangs vertically downward because of acceleration due to gravity g on the two conducting support P and Q. When current I is passed through the loop, it turns through the angle line PQ by angle theta given by। ये बोला है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। एक लूप है, ऐसे है, ठीक है, ये हैंग हो रहा है, मतलब आप समझो एक बार के लिए इस कार्ड को समझ लो ऐसे, जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे हैंग हो रहा है, और पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है। ठीक है, अब बोला है कि
अच्छा, ये ऐसे रोटेट हो सकता है। अब बोला है कि जैसे ही करंट स्टार्ट किया तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया एंगल थीटा से, तो वो एंगल थीटा कितना होगा? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ये रोटेट इसलिए हुआ कि आप यदि यहां से देखो ना, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोला कि आपने करंट इसमें ऐसे पास करा दिया, करंट ऐसे पास किया तो ये इसका एम ऐसे आ गया, एम आउटसाइड आ गया, तो एम तो है ऐसे और बी है ऊपर की ओर, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। तो एम आपकी तरफ है, मतलब ऐसे बी ऊपर है, तो एम क्रॉस बी, तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो जो ये ऐसे हैंग हो रहा था वो ऐसे हो जाएगा, ट्राई तो ऐसे करेगा, लेकिन क्योंकि एम जी है तो एम जी इसको वापस खींच के नीचे की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि टॉर्क ड्यू टू एम जी एंड टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों बैलेंस हो जाएगा, इतना सा मतलब है। एम का वैल्यू आपको पता ही है, वो होता है आई एन ए, आई जो करंट बोला है, एन नंबर ऑफ टर्न 1 पाई आर का स्क्वायर। तो अब अपन इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका 3D का 2D डायग्राम बनाया, तो जो मैग्नेटिक था उसका ये आ गया एम, ठीक है। मैंने ये थीटा लिया, ये वर्टिकल लाइन है, थीटा यहां से, तो एम जी यहां से पास होगा, तो टॉर्क ड्यू टू एम जी आएगा, वो कितना आएगा? एम जी आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू जो आ रहा है वो एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क होता है मैग्नेटिक का एम बी एम क्रॉस बी, वो एम और बी के बीच का एंगल। तो यदि बी ऐसे है, मैंने थीटा इसको माना था, तो ये थीटा हो जाएगा, ये एम है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, तो हो गया ये आ गया एम बी कॉस थीटा। अब दोनों को बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो अपने पास tan थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें 4 ऑप्शन है, एबीसीडी मल्टीपल है, तो चेक करते हैं। पहला, a small electric dipole P naught having the moment of inertia I about its center is kept at a distance r from the center of the sphere, shell of radius r, इसकी रेडियस r है, ध्यान रखना स्फेरिकल शेल बोला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो गिवन है इसके, uniformly distributed on the spherical shell, the dipole is initially oriented at the small angle theta, जो एंगल है वो थीटा स्मॉल है, while saying at distance r the dipole is free to rotate about its center, बोला डायपोल उसके सेंटर के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो ऑप्शन चेक करने, ऑप्शन क्या है? द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r, ये बोला है कि किसी भी r के लिए ऑसिलेट करेगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया वैसे भी, क्योंकि अंदर वाले पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा सेल के अंदर, तो अंदर रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो ऑसिलेट कर नहीं पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे रॉन्ग हो गया। आगे और चेक करते हैं। The dipole will undergo small oscillation at any infinite value r greater than r, यहाँ बिल्कुल रहेगा वही भी जैसे लास्ट टॉर्क का फॉर्मूला आया था। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, वो क्या आएगा? के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे, क्यू क्या होता है? सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉर्क, तो आएगा पीई साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, स्मॉल थीटा बोला उन्होंने, तो अल्फा जो आएगा वो आएगा पी ई डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। अब ई का वैल्यू अलग अलग लेना है, तो ये ऑसिलेट कर जाएगा। डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने अलग अलग वैल्यू पर पूछा है, तो अब अपन को सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आगे की ओर। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्यू जो होता है वो क्या है? अभी बोला था, वो मैंने वहां लिख दिया, तो ये अपने अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा से अपने पास आ गया ओमेगा, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यू पुट करो, अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आंसर सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और 10 आर के लिए करेक्ट है तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बी और डी, ये तो वैसे रॉन्ग हो गया था क्योंकि वो इनसाइड के लिए वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, एक टेबल टेनिस बॉल है रेडियस, एक बॉल है उसकी रेडियस ये है और उसका मास ये है। It is slowly pushed down into the swimming pool to depth d below the water surface and then released from the rest. It emerges from the water surface at speed v without getting wet and rises up to height h. Which of the following option is correct? देखो पहले देख ले, work done in pushing the ball to the depth। अब मेरी बात सुनना, मैं पूरा मेथड बता देता हूं। ये है, देखो ध्यान सुना,
ये तो है डेंसिटी, किसके अंदर इसको लेकर गए, वाटर है क्या, स्विमिंग पूल है, वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर एक बॉल को लेकर जाना है, ठीक है। इसकी डेंसिटी में मान लेता हूं रो, क्योंकि उसकी रेडियस दे रखी है। अब पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वर्क डन, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में 3 फोर्स, एक जो अपन वर्क डन कराना चाह रहे हैं वो, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा जिसका फॉर्मूला आएगा सीधा सीधा mgh, और एक आएगा वर्क डन बाय बायोनेंसी फोर्स। अब पता है बायोनेंसी फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो उसका वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, वो आगे कैलकुलेशन है, मैं लेकिन बता देता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बायोनेंसी फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन स्पीड इज, यदि अपन उसको रिलीज कर देते हैं और विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, तो विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप यहां से रिलीज करोगे तो जितना आपने वर्क डन पहले किया था वो का वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तीसरा, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, यदि उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो कितने हाइट तक जाएगा, तो जो आपने वर्क डन पहले काउंट किया था दैट इज इक्वल टू सीधा सीधा आप लिख सकते हो mgh, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स वाटर इज, ये बोला है कि एक बार अपन विस्कस फोर्स को काउंट करते हैं और एक बार नहीं करते हैं तो उनका रेशियो क्या रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं। ये मैंने अभी बता दिया था वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करने पर वर्क डन बाय ये आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस आएगा, वर्क डन बाय बायोनेंसी फोर्स नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया वर्क डन। अब सेकंड ऑप्शन बोला था कि जब उसको रिलीज करेंगे तो किस वेलोसिटी जाएगा, तो मैंने बोला था कि जो वर्क डन होगा वो हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट, हाफ mv स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद बोला था कि कितना हाइट जाएगा, तो वो का वही mgh के बराबर पुट कर दो, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। और फिर आपको फोर्स पूछा है कि जब विस्कस फोर्स नहीं हो तब, तो देखो एक तो फोर्स लगेगा ये बायोनेंसी और ग्रेविटी वाला, ये तो लगा इतना, और विस्कस फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब स्पीड मैक्सिमम होगी। अब स्पीड मैक्सिमम कहाँ है, रिलीज वहां निकलने से पहले 7, तो उसको अपन को और काउंट करना पड़ेगा ये वाला, तो ये इसका रेशियो आ गया, अपन का रेशियो लेते तो ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट, द पॉजिटिव singly ionized atom of mass number am is accelerated from the rest by the voltage 192. Thereafter it enters the rectangular region of the width w, और b का वैल्यू दे रहेगा इतना टेस्ला as shown in the figure. The ion is finally hit the detector at the distance x below its starting trajectory. या वो मास दे रहेगा सबका। अब देखो क्या दे रहेगा, द वैल्यू ऑफ x ये है किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। द वैल्यू ऑफ x फॉर द आयन विथ am 144 यदि लेते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर ये आएगा। मतलब एक बार तो इसके लिए चेक करना है, हीलियम के लिए एक 144 वाले के लिए लेना है। फॉर डिटेक्टिंग आयंस, अब बोला है कि यदि इसके बीच में किसी को डिटेक्ट करना है तो मिनिमम हाइट x1 माइनस x0, मतलब इसकी जो विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक बार आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उनका बिंदु का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। अब देखो होता गया प्रोसेस, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो ये घूमता हुआ ऐसे आएगा, तो आर का वैल्यू होता है mv डिवाइड बाई बी क्यू, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 2m क्यू डेल्टा v डिवाइड बाई बी क्यू, ये आर का वैल्यू है, ठीक है। और डिटेक्टर यहां लगा हुआ है। अब ये डिटेक्टर कहां पर डिटेक्ट करेगा, जो x का वैल्यू आएगा, ये जो x है, x का वैल्यू आएगा 2r, जो अपन r कैलकुलेट करेंगे उसका 2r। कुल मिलाकर अपन को बार बार इस m का वैल्यू चेंज करना है, वहां से आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एक बात जरूर बोलिए, द मिनिमम विड्थ ऑफ द रीजन मैनिफोल्ड डिटेक्टिंग आयंस, इतना कि मिनिमम से मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो देखो यदि विड्थ r से कम होगी तो बात निकल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए जो r मिनिमम जो अपन को चाहिए, मतलब सॉरी ये जो w मिनिमम चाहिए वो r के बराबर चाहिए, ठीक है। तो अब अपन कुछ राय नहीं इसके अंदर, देखो x का वैल्यू 2r, ये वैल्यू पुट कर दे, ये अब इसके लिए फाइंड किया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया,
तो ये करेक्ट हो गया फर्स्ट। जब इसका वैल्यू 144 के बराबर पुट गया तो ये आ गया 48, इसका वैल्यू ये आ गया। 1 और 196 के लिए तो वही एक 1 के लिए मेजरमेंट करना है, एक 196 के लिए, जैसे यहाँ पर मेजरमेंट किया ना, एक प्लस के लिए और एक उसके लिए, तो अपने पास ये आंसर आ गया। तो वैसे एक का तो एवरी का था 4, तो ये आ गया इसका वाला, ठीक है, 52 आंसर। और 149 के लिए मैंने बोला था मिनिमम कितना चाहिए, तो आर के बराबर, आर को वैल्यू पुट करोगे तो वो कुछ 28 आ रहा है, उसके कारण ये डी इनकरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट the dimension of the cone are measured using the scale with least count 2 mm। ये तो बहुत सिंपल सही है, 2 mm। diameter of the height are both measured 20 cm। the maximum percentage error in the determination of the volume is, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, ठीक है। तो ये वाला देखते कैलकुलेशन क्या है। अच्छा कौन दिया था क्या, देख लो तुम एक बार। अच्छा सॉरी कौन बोला था, तो 1/3 आ जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0, मतलब 0 0। थोड़ा सा डायग्राम बना रहा था यहाँ पर। A horizontal playground with initial velocity v0 at angle x0, यहां से ऐसे फेंका है v0 angle θ0। The ball is to be hit by the stone which is thrown at the same time from the location, यहां से ये L0 से 1, मतलब ऐसे फेंका जा रहा है, ये एंगल आपको दे रहेगा θ1, क्योंकि ये टोटल दिया 181 माइनस θ1 फ्रॉम द प्लस एक्स डायरेक्शन विद सुटेबल इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है यू। अब बोला है कि फॉर फिक्स, एक तो बोला है कि जब θ1 और θ1 40 40 45 45 होता है, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। इसका मतलब कुल, चलो मैं आगे बात करता हूं। और दूसरा केस लिया है जब ये 60 और ये 30 हो, तो आपने यदि नोटिस किया हो इनके अंदर जो रिलेटिव अपन देखते हैं वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो हमेशा है ये एंगल 90 डिग्री ले रहा है, ठीक है। तो अभी हिट कब करेगा दोनों केस के अंदर, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये जो टाइम टी है इसको हिट करने का, ये है टोटल एल, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी एल कॉस थीटा, तो टाइम आ जाएगा एल cos थीटा डिवाइड बाई v नॉट। तो उस वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं आएगा। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो थीटा और θ1 दोनों केस के अंदर 90 डिग्री, दिक्कत नहीं है। ये आ गया टी, नाउ इसका मतलब टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा नो, यहां से सॉल्व करने पर ही आंसर आ जाएगा। उसका एक दूसरा मेथड है, लेंथी मेथड, उसको नहीं करना है, आप रिलेटिव वेलोसिटी से करोगे तो इमीडिएटली हो जाएगा। 10th, a charge is kept at the central point P of the cylindrical region. The two is subtend angle theta at the P as shown in the figure, where theta is 30 degree. कोई दिक्कत नहीं है। Then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi. If theta is 60, then what will be flux? तो देखो किसके थ्रू बोला है, कर्व सरफेस से। अब आपको एक शायद फॉर्मूला याद होगा, अपनी क्लासों में तो अपन करवाते हैं सीएलसी के अंदर। तो ये यदि अपन को ये एंगल थीटा दे रखा होता है तो यहां से फ्लक्स कितना पास होगा, उसका अपने पास फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कहां से, इस फ्लैट वाले सरफेस से। अब ध्यान सुनना, यहां तो दो फ्लैट सरफेस है, इधर इधर दोनों, तो फ्लैट सरफेस से ये हो जाएगा 2 टाइम, तो यहां से आ गया। अच्छा टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस वो जो अपने पास आया Q एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से कट जाएगा, फ्लक्स आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटर बोल दिया तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो सीधे सीधे आ गए 60 डिग्री 60 डिग्री,
parallel to each other. A light ray enters prism P1 at the angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in the prism P2. बोला है कि यहां से जो रे जा रही है वो अपने आप को ऐसे डेविएट करती है कि मिनिमम डेविएशन होता है। तो कुल मिलाकर ये जो अपने आप वाला R1 है, यहाँ का R1 का वैल्यू बहुत आ गया 30। क्यों? क्योंकि R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते हैं और वो हो जाते हैं a/2 के बराबर। तो 30 डिग्री आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, यदि मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो इसके भी यहां पर भी पैरेलल रहेगा। इसका मतलब यदि मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो अपने पास ये वाला एंगल आ जाएगा और ये एंगल वाला आते ये R1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा तभी फाइंड करेंगे जब मेरे पास R1 आएगा। R1 आते ही ये जो एंगल वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस R1। तो अपन को इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मिनिमम डेविएशन वाले का कोई ज्यादा यूज आया भी नहीं वैसे इसके अंदर, ध्यान से देखो तो बस एक है सिमेट्री वाला काम कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी कोई काम नहीं आया। तो वही देखो मैंने बोला था ये अपन लगाएंगे यहाँ पर, इसका आपको μ√3 दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास आई आ गया 60 डिग्री कि मतलब यहाँ वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री। अब ये 60 ये भी कितना रहेगा 60। तो अब ये वाला एंगल 60 आ गया तो अपन को ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया इसका आपको √3 वो दे रखा है। तो जब मैंने इसको वैल्यू पुट कर दी तो R2 का वैल्यू आ गया 45। ये 45 आ गया। अब ये 60 कितना आ गया 15। अब मैंने जब वापस ये फॉर्मूला लगाया पूरा तो अपने पास जो थीटा था वो थीटा का वैल्यू आ गया और यहाँ से अपने बीटा का वैल्यू आ गया 12। नेक्स्ट, ए infinitely long wire, thin wire having uniform charge density per unit length 5 nanocoulomb per meter is passing through the spherical region of radius 1 meter as shown in the figure. A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell. If the configuration of the charges remain static, the magnitude of the potential difference between point P and R, ये आपको पॉइंट P दे रखा है और ये पॉइंट R दे रखा है और इसके बीच में आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब याद रखना, यहाँ तो एक तो इनफाइनाइट वायर है और एक स्फेरिकल सेल है, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन को ऐड करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यदि आपको याद नहीं है तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है 2k λ/r। ठीक है, तो डेल्टा V अपन जब करेंगे तो आ जाएगा E.dr, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2k λ ln R2/R1। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर जो आया वो क्या है 2k λ ln R2/R1। R2 यहां पर कितना है 2, R1 कितना 0.5। ये तो आया वायर के कारण। अब आपको बोला है कि और क्या है अपने पास स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड जो होता है वो होता है KQ/R और इनसाइड होता है KQ/ जो सरफेस पे होता है वो। तो ये वाला डिफरेंस, तो इन दोनों को ऐड करना है। मतलब इसको यदि मैं V1 बोल देता हूं और इसको मैं यदि डेल्टा V2 बोल देता हूं, इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो देखो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फीयर, ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू पुट करने पर ये आ गया। नेक्स्ट, a spherical soap bubble inside the air chamber at pressure P0 has certain radius so that the excess pressure inside the bubble is ये। आपको इन को एक सोप बबल दे रखा है, आउटसाइड का प्रेशर P0 है और यहाँ का जो डेल्टा P है, एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P, जिसका वैल्यू दे रखा है 144 पास्कल। नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 4P0/27। अब जो भी चैम्बर था इसका प्रेशर चेंज कर दिया, अब यहाँ का प्रेशर हो गया 4P0/27 सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंजेस। बोले रेडियस भी चेंज हुई और एक्सेस प्रेशर भी चेंज हुआ है, तो इसकी रेडियस भी आपको माननी पड़ेगी R, इसकी रेडियस माननी पड़ेगी R' मान लो और एक्सेस प्रेशर को अपन को P' मान लो। ठीक है, in this process all the temperature remain unchanged assuming air to be ideal gas and excess pressure delta P in the both cases is to be much smaller than chamber pressure, the new excess pressure will be, अपन को डेल्टा P फाइंड करना है। अब डेल्टा P अपन तभी फाइंड कर पाएंगे जब उसको R के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ का तो मुझे वैल्यू पता ही है। अब पता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, यदि सॉप बबल है तो सॉप बबल है 40/R,
तो कुल मिलाकर डेल्टा पी इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक तो क्या इक्वेशन लगेगी, ध्यान सुना, एक तो इक्वेशन लगेगी ये वाली, कौन सी, पहले वाला जो प्रेशर है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, डेल्टा पी आर इज इक्वल टू डेल्टा पी डैश आर डैश, एक तो लगेगी ये। और एक बोला है कि अंदर का प्रेशर रहता है कांस्टेंट, तो अंदर का जो प्रेशर है मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो अब इक्वेशन तो मैं अगले पेज में लिखूंगा, लेकिन मैं यहां का क्या लिखूंगा, पी प्लस डेल्टा पी 4/πr का क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू नया वाला पी 4p0 डिवाइड बाई 27 प्लस पी डैश आर डैश का क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आर डैश को रिमूव करना बहुत इजी है, मैं इस आर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, या आर डैश को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आर आर कट जाएंगे, तो ये दो इक्वेशन आएगी। तो चलो अपन अगले पेज पे चढ़ते हैं। ये अपने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और दूसरा वाला मैंने जो लिखा था वो वाला ये वाला प्रेशर। अब मैंने क्या किया, इस R1 को यहां से लेकर इन दोनों को, मतलब R1 डैश कितना है, डेल्टा पी आर डिवाइड बाई डेल्टा पी डैश, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, इसमें से पी नॉट कॉमन ले लिया, एक्सपोनेंशियल कर दिया, यहां से अपने पास आ गया 96 पास्कल। नेक्स्ट, in a young double slit experiment, each of the two slit A and B as shown in the figure are oscillating about their fixed center. So A and B oscillating fixed center with the mean separation as 0.8 mm. The distance between the slit at time t is given by, ये आपको D का फॉर्मूला है, where ये सब कुछ दे रखा है, distance of the screen from its slit is 1 meter and the wavelength of the light used is ये वाली। The interference pattern on the screen changes with the time, वो तो चेंज होना है क्योंकि फ्रिंज वेट चेंज हो रही है। Remaining fixed at O। अब आपको क्या बोला है, अच्छा ये पैराग्राफ है तो डेफिनेटली दो क्वेश्चन लेंगे। पहला, the eighth flight fringe above the point O oscillate with the time between two extreme position. The separation between the two extreme position in the micro is, जो सिंपल सा ही है। देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी, ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब अपन को पता है कि डी का वैल्यू तो वेरी कर रहा है 0.8, चलो इसको बाद में लिख लेंगे। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अपन क्या करेंगे, मिनिमा पूछा ना, मैक्सिमा पूछा है, दैट इज n लैम्डा। तो अपने पास y का जो आया 8 वो आ जाएगा 8 लैम्डा d डिवाइड बाई डी। अब इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम के बीच में सेपरेशन क्या रहेगी, तो एक बार तो यहां पर लेना है, इसको लेना है 0.8 माइनस 0.04, और एक बार इसको देखो भाई डी का वैल्यू कितना है, एक बार तो आएगा 0.8 तो फिक्स है, एक जब ये प्लस हो जाएगा तो 0.04 के लिए, और एक बार 0.8 माइनस 0.04 के लिए। तो यहां से कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो वही ये अपने पास डिस्टेंस आ गई, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। Next, the maximum speed in micrometer at which the eighth fringe will move. अब देखो बोला है कि किस स्पीड से मूव करेगा, तो अभी अपने किया था, क्या आया था, मैं वापस पीछे जाता हूं, y का फॉर्मूला, y का आया था 8 लैम्डा डी, 8 लैम्डा डी बाई डी। नाउ आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी टी, 8 लैम्डा डी तो ऐसे रहने दो, ये आ गया डी स्क्वायर डी डी बाई डी टी, ठीक है। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दे रखा है, इसको डिफरेंशियल कर दिया, तो यहां से अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, two particle A1 and 2 each of mass m are connected by the massless spring and are in horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially the two particles with their center of mass at x naught are oscillating with amplitude a and angular frequency omega.
थर्स देयर पोजीशन एट टाइम टी आर गिवन बाय द, ये देखो इसकी तो पोजीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी दे रखी है एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और इसकी दे रखी है एक्स नॉट डी माइनस ए साइन ओमेगा टी। फर्स्ट देयर सेपरेशन एट द टाइम टी आर गिवन बाय दो, वेयर डी का वैल्यू है 2 से ज्यादा है, पार्टिकल 3 ऑफ मास m मूव विथ टुवर्ड्स दिस सिस्टम विद वेलोसिटी इतना and undergoes instantaneous elastic collision with particle 2 at time t naught. The finally particle 1 and 2 acquire the center of mass speed vcm and oscillate with the amplitude b and the same angular omega frequency omega. देखो तो अब आपको पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, if the collision occur at t equal to t naught, the value of vcm divided by omega। बोला है कि collision occur होता है, तो पहली बात तो क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी। मैं यदि इसकी वेलोसिटी फाइंड करने जाऊं v1, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आ जाएगा माइनस a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। अच्छा t0 पर इसकी वेलोसिटी आ रही है o ओमेगा, मतलब इसकी तो वेलोसिटी ऐसे, जबकि t0 पर इसकी वेलोसिटी ऐसे ए ओमेगा। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि इसकी वेलोसिटी तो है ए ओमेगा ऐसे, इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा ऐसे, ठीक है। अब रही बात कि अपन को फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के लिए अपन सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इनका कोलिजन कौन सा बोलो इसके बीच में, देखो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है तो अपन इलास्टिक कोलिजन का अपन कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। अब इलास्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दोनों का मास बराबर है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी इधर ए ओमेगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा बाई 2। इसकी वेलोसिटी अपने पास ए ओमेगा है, तो अपन वीसीएम वाला अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mv3 डिवाइड बाई 3m, 3 मास से इसलिए सीधे सीधे आ जाएगा। तो नेक्स्ट, तो अपन क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ द कोलिजन अकर एट t इक्वल टू, ये आपको टाइम दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब अपने पास देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था a ओमेगा cos ओमेगा t, और उन्होंने बोला कि इस टाइम पर इसका कोलिजन हो रहा है, भाई एक का पॉजिटिव आया था दूसरा नेगेटिव आया था, तो यहां पर देखने लग रहा है कि a ओमेगा cos ओमेगा पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा, तो यह आ गया 0। इसका मतलब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है 0। अब मैं थोड़ा सा यहां आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका मतलब कोलिजन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ है, ठीक है। और उस केस के अंदर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है a, क्योंकि अपने x का वैल्यू जो दे रखा था वो a साइन ओमेगा t दे रखा है, तो ये एक्सट्रीम लेवल पर है, दोनों पोजीशन पर है। और ये वाला जो पार्टिकल है वो अभी भी आ रहा है, कितने से आ रहा है, a ओमेगा बाई 2 से। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन करने का तरीका सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। और देखो ये कितना आईआईटी वाले थोड़ा सा क्या गेम खेलते हैं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सेंटर मास का दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अपन वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से करेंगे, और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है अभी मैं बता दूं। जैसे ही कोलिजन होगा इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, बाय इंटरचेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा बाई 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास वेलोसिटी आएगी a ओमेगा बाई 2, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इधर से मूव करने लग जाएगा। तो यहां इसके पास VCM आएगा, VCM आ जाएगा m a ओमेगा बाई 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2m। तो VCM का जो वैल्यू आ गया वो आ गया a ओमेगा बाई 4, मतलब सेंटर ऑफ मास इससे जाएगा। और इन्होंने बोला है कि जो b, जो उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो b है वो नया एम्पलीट्यूड है, तो जो b का वैल्यू क्या रहेगा। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं इसके फ्रेम में जाकर, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाकर। तो यदि मैं सेंटर ऑफ मास में जाकर देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई,
इसकी इसकी वेलोसिटी कितनी आई है, ए ओमेगा बाई 4। ये तो क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब यदि मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखूं तो मेरा ये जो केस है वो चेंज हो गया। ये चेंज कैसे हो गया, सेंटर ऑफ मास से देखने पर ये ऐसे आ रहा है ए ओमेगा बाई 4, ये ऐसे जा रहा है ए ओमेगा बाई 4, और ये आ गया रेस्ट के अंदर, क्योंकि अपन कहां से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब कुल मिलाकर ऐसे आएगा, या रुकेगा और ये वापस एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा। अभी वो कहां पर है, यहां पर, अभी यहां डिस्टेंस ए पर है। फाइनली वो कितना डिस्टेंस पर जाएगा, फाइनली वो जाएगा डिस्टेंस बी तक, यहां से ऐसे बी तक, मतलब स्प्रिंग के अंदर वो कहां तक एक्सटेंशन आएगा, उसके अंदर बी के अंदर। तो अब अपन लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर अपन लगा सकते हैं डब्ल्यूटी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और अच्छा पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं, आप इस साइड वाले पोर्शन पे लगा दो, कोई बात नहीं है, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो अपन चलते हैं तो नेक्स्ट पेज। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ये देखो सेंटर मास के फ्रेम में ए ओमेगा बाई 4, ए ओमेगा बाई 4, ए डिस्टेंस है। अब मैं सिर्फ इसी पे लगा देता हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये तो रेस्ट में रहेगा। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जब ये फाइनली चला जाएगा तो ये उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पेपर के अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, बाकी सब इजी से क्वेश्चन थे। तो इसके साथ ही ये सॉल्यूशन होता है खत्म। थैंक यू, धन्यवाद, जय CLC।